सेल के अंदर, तो एक होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, ये क्या है बताइए, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म, तो जिस जनरली क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, कि कोई भी सेल है उसमें पहले ग्रोथ होता है, जब ग्रोथ होगा तो वो इनलार्ज कर जाता है, और तब तक ग्रोथ करता है जब तक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म का अगर रेशियो एक निश्चित अंतराल तक रहेगा, यानी कि एक निश्चित रेशियो तक रहेगा, यानी कि अगर न्यूक्लियस का पकड़ साइटोप्लाज्म में बहुत अच्छे तरीके से रहता है तो तब तक ये सेल डिवाइड नहीं करता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म और बड़ा होते चला जाएगा और न्यूक्लियस उसका कंट्रोल नहीं करने पाएगा, तो क्या होता है उस कंडीशन में जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर 3:1 का रेशियो माना जाता है, यानी कि 3 जो है उसका साइज है साइटोप्लाज्म का और 1 है न्यूक्लियस का साइज, तब तक ये कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर सपोज इसका मान के चलिए कि ये 4 हो गया और ये उस तरह से बढ़ा नहीं, तो उस कंडीशन में 4 हो गया, 5 हो गया और इसका रेशियो बढ़ा नहीं, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि फिर ये न्यूक्लियस का कंट्रोल जो साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है वो बिल्कुल ही हो ही नहीं पाता है। तो उसके वजह से क्या देखने के लिए मिलता है भाई, कि उसके वजह से सेल खुद चाहता है कि अब जो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या चाहता है सेल, कि उसको डिवाइड कर दे। तो इसी को आखिर क्या है बेसिस, तो बेसिस ये है कि टू रीस्टोर कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो शब्द यूज होता है न्यूक्लियस के लिए, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के ही प्लाज्मिक को लिया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के रेशियो का इंडेक्स अगर एक निश्चित वे में रहता है, जैसे 3:1 का रेशियो में रहता है, तो चलिए तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर जैसे ही ये थोड़ा सा भी अल्टर हुआ तो सेल क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और जैसे ही डिवाइड होगा तो उसका साफ मतलब क्या होता है, अरे जैसे ही डिवाइड क्यों हो रहा है, तो उसका साफ मतलब ये है कि अब जो न्यूक्लियस का पकड़ था किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, अब खो गया है। जैसे हम लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी बोले थे कि कोई भी घर का डिवाइड होने का क्या रीजन रहता है, कि जैसे माता पिता का जो पकड़ है बच्चों पर अगर खो दिए, यानी कि कोई भी घर कैसे डिवाइड होता है, यानी कि पिताजी अगर कम कमा रहे हैं माता और बाल बच्चे ज्यादा कमाने लगे और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे को, तो वैसा घर टूट जाता है। लेकिन अगर माता पिता खूब कमा रहे हैं और उनका पकड़ है, कमा नहीं भी रहे तो उससे माने मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर उनका पकड़ बना हुआ है, टोटल पकड़ बना हुआ है पूरे घर के ऊपर, तब तक वो घर डिवाइड नहीं होता है। उसी तरह से हम राज्य का एग्जांपल लेके बताए थे आपको कि कोई भी राज्य जो है कब तक डिवाइड नहीं होता है, या राज्य में जो जिलों का डिवीजन होता है वो कैसे होता है कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हमारा ये रहता है, पकड़ जैसे ही कमजोर होने लगता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, आबादी बढ़ गई और चीजें उस तरह से नहीं होने पा रहा है, तो उसको फिर जिला में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पकड़ अगर खत्म हो गया, यानी कि सेल के जो मेन है कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन यहाँ पे है जो न्यूक्लियस है, जैसी सेल का साइटोप्लाज्म के ऊपर पकड़ खत्म किया तो डिवीजन तय है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अब चलिए, अब तो ये तो हम लोग समझ गए और इसका ये कहानी समझ गए। अब बात आता है कि एक टर्म है सेल साइकिल। क्या टर्म है, सेल साइकिल। कि सेल साइकिल एक सीक्वेंस इवेंट है जिसमें सेल क्या करता है, 1 by 1 पहले सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट में क्या करेगा, जीनोम को डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट, जो भी सेल के अंदर कंस्टिट्यूएंट है वहां पे आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग आगे चल के बता रहे हैं तुरंत कि वो कैसे अदर कंस्टिट्यूएंट को भी डुप्लीकेट करता है। और जब ये इसको पता चल जाता है कि अब जो है हमारा क्या है, कि अब लगभग हमारा सेल अब जो भी कंस्टिट्यूएंट है सब दुगना हो गया, तो वो फाइनली क्या कर देता है, डिवाइड कर जाता है। अरे यहां तक क्लियर है। अब देखिए सेल साइकिल 2 फेजों में होते हैं। इसको समझने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, इसको समझने के लिए इसको 2 फेजों में डिवाइड किया गया। पहला तो इंटरफेज और दूसरा एम फेज। और ये माना जाता है स्टूडेंट कि इंटरफेज जो है वो लगभग 95% रहता है। कितना परसेंट, 95% इसको माना जाता है। मतलब कि अभी इसके बारे में हम बताएंगे कि आप देखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या व्हाटएवर जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें होगा क्या कि आप 2 साल पढ़िएगा तब जाके नीट का एग्जाम दीजिएगा। नीट का एग्जाम कितना समय का होता है, 3 घंटा का, लेकिन पढ़ते कितने साल है, 2 साल। समझ रहे ना। तो 2 साल किसमें लगाए, आप तैयारी करने में लगाए, और एग्जाम कितना देर में हो गया, 3 घंटा में। 3 ही घंटा में आपका डिसाइड हो जाए जो 3 घंटा क्या किया क्या नहीं किया वही मेन वहां पे रहता है, ठीक है। तो वो 2 साल आप जो प्रिपेयर करते हैं और 3 घंटा में क्या कर देते हैं, अपना एग्जाम दे देते हैं। तो उसी तरह से सेल भी वैसे ही करता है कि पहले 95% समय जो है वो किसमें लगाता है, प्रिपरेशन करने में। अपने आप को बड़ा करेगा, डुप्लीकेट करेगा, सब चीज बना लेगा, फाइनली समझ लेगा, तब जाकर के क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है।
तो इसीलिए इंटरफेज को बोला जाता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल डिवीजन के अंदर, और एम फेज शॉर्टेस्ट फेज डिवीजन होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इंटरफेज में कौन कौन आते हैं। इंटरफेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। उसी तरह से ये एम फेज को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। यानी कि एम फेज मतलब माइटोसिस फेज, और इसको डिवीजन फेज भी कहा जाता है। इसको डिवीजन, तो डिवीजन में पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तब जाकर के किसका डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसमें ये कहा जाता है कि सेल साइकिल के दौरान ये सेल साइकिल किसके कंट्रोल में रहता है, ये जेनेटिकली कंट्रोल में रहता है। जीन इसको कंट्रोल करके रखता है, इसको जीन कंट्रोल करके रखता है कि भाई ये तुमको इतने समय में डिवाइड होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा ये जो सेल साइकिल है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे सेल्स ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो है वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कैसे, देखिए ह्यूमन के अंदर एक सेल का ऑन एवरेज, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वही वाला हम लोग लेंगे कि ह्यूमन सेल एक दिन में, मतलब ह्यूमन का जो बॉडी के अंदर का सेल है वो लगभग ये माना जाता है मैक्सिमम सेल एक दिन के अंदर वो डिवाइड कर जाते हैं। एक दिन के अंदर क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर वहीं ईस्ट का अगर हम बात करें तो मात्र वो कितना मिनट लगाता है, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। ये 24 घंटा में डिवाइड कर रहा है और ये 1.5 घंटा में। तो देखिए ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। और एक और बात कहता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वेरी विथ सेल टाइप, यानी कि ये वेरी करता है सेल टाइप के हिसाब से भी। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर, अब आरबीसी का ही ले लीजिए, आरबीसी 120 दिन जिंदा रहता है, उसी तरह से बॉडी में मसल सेल्स ले लीजिए और बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं। तो हमारे ही बॉडी के अंदर और जो सेल हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ मैक्सिमम सेल 24 घंटा के अंदर डिवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ सेल ऐसा है कि वो हो सकता है 2 दिन के बाद डिवाइड करे, 4 दिन के बाद डिवाइड करे, 10 दिन के बाद डिवाइड करे। तो ये साफ कहा हुआ है कि सेल साइकिल जो है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है और साथ ही साथ वेरी विथ सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप के हिसाब से भी वेरी करता है। तो चलिए अब एक पूरे एक सेल साइकिल को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं और उसमें जो ये फेजेस हैं इनके अंदर क्या चेंजिंग आता है वो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो एक पूरा सेल साइकिल का इवेंट बनाया कि ये एक सेल है, ये देखिए यहाँ से चलेगा, अपना जीवन काल चालू किया और ये ला करके 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसके बीच में क्या कहानी घट रहा है, क्या कहानी हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जीवन फेज में। जीवन फेज को क्या क्या बोला जाता है, ये जीवन फेज को ग्रोथ फेज कहा जाता है, इसको गैप फेज भी कहा जाता है, और इसको देखिए माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, तो माइटोसिस के बाद का ये फेज है तो इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए सिंथेसिस फेज, यानी कि एस फेज के ये पहले वाला फेज है, इसीलिए प्री सिंथेसिस फेज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ग्रोथ करवाएगा, यानी कि सेल इसमें क्या करने वाले हैं, ग्रोथ करने वाले हैं। सेल इसमें क्या करने वाले हैं, ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट, मैक्सिमम ग्रोथ। और इसमें और क्या आपको मिलेगा, प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होगा, यानी कि जो प्रोटीन और आरएनए और ज्यादा बनना चालू हो जाएंगे। तभी देखिए ना, यहाँ पे देखिए कि ये सेल छोटा था, ये कैसे बड़ा हो रहा है, तो ये बड़ा तभी होगा जब ये सब का क्या होगा, साइज बढ़ना चालू होगा। तो इसमें और साथ ही साथ एमिनो एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, ताकि डीएनए, इसके बाद देखिए यहाँ के बाद डीएनए बनता है इस फेज में, तो उसके लिए एमिनो एसिड और हिस्टोन का सिंथेसिस होता है। अब हिस्टोन क्या है, एक प्रोटीन है जो जिसके ऊपर क्या किया जाता है, डीएनए को लपेटा जाता है। डीएनए को क्या किया जाता है, लपेट करके और उसको पैक किया जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर, तो उसका भी सिंथेसिस यहीं पे होता है। साथ ही साथ न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड्स का। अब ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये एक कंस्टिट्यूएंट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब आप पढ़िएगा, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब आप पढ़िएगा, यानी कि जब डीएनए का स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि डीएनए जो है वो किसका बना हुआ है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। और न्यूक्लिक एसिड को जब आप अच्छे से देखिएगा तो उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि उसमें 3 चीजें मिलकर बनी हुई होती है। न्यूक्लियोटाइड किसको कहा जाता है, जब तीनों आपस में मिल गए, तो यानी कि नाइट्रोजनस बेस और जो शुगर जो होता है हमारा, शुगर में राइबो शुगर हो सकता है, डीऑक्सी राइबो शुगर, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड मिलता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, जैसे ही आप क्लास 12th में जाइएगा तो आप वहां पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ना है, या बायोमोलिक्यूल्स में इसको थोड़ा सा जानना था। चूंकि अभी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स लगातार नहीं लिए, उसके वजह से थोड़ा आप नहीं जानने पाए, लेकिन कोई बात नहीं, बस अभी ये मान लीजिए कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट ये समझना चाहिए कि उसको हमको मान लेना है। आगे आप जब पढ़िएगा तो खुद ब खुद समझ में आएगा। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है भाई, डीएनए पॉलीमरेज का भी सिंथेसिस होता है। ये कैसा एंजाइम है कि डीएनए का पॉलीमराइजेशन करवाता है, यानी कि डीएनए जब डबल होगा तो उसका क्या करता है, उसको बनाने में काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी ये सिंथेसिस करवाता है। साथ ही साथ इतना सारा चीज होगा तो एटीपी एनर्जी भी खर्च होगा, तो एनर्जी भी खर्च करने के लिए यहीं पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट,
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी की समरी आप खोल के देखिएगा तो वहां पे दिया हुआ है कि जीवन फेज के अंदर ही जो है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स क्या कर जाते हैं, डुप्लीकेट कर जाते हैं। यानी कि जो भी आप ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी तक स्टडी किए हैं सेल के अंदर, वो क्या करता है, यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाता है और मतलब अपने आप को डबल कर लेता है। लेकिन दो को माना जाता है, दो ऐसे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे प्लास्टिड, वो कहां पे जाके अपने आप को डुप्लीकेट करता है, G2 फेज में। लेकिन बाकी इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब जीवन फेज में ही अपने आप को डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। इसके बाद जीवन फेज जैसे खत्म होता है, एस फेज में आ जाते हैं। एस फेज के अंदर आप जाइएगा तो एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज। एस फेज का ही मतलब क्या होता है, सिंथेसिस फेज, यानी कि कुछ ना कुछ बनेगा। और कुछ बनेगा क्या, हम तो जीवन फेज को एक नाम देता है जवानी वाला फेज, एस फेज को बोलते हैं शादी वाला फेज। यानी कि पहले आदमी जवान होता है, फिर एस में क्या करेगा, शादी करेगा। अब इसमें शादी करेगा तो शादी का मतलब एक आदमी था, एक से क्या हो जाएगा, दो आदमी हो जाएगा। अरे शादी करने के बाद दो हो जाते हैं ना, अरे ऐसे ना बोलेगा ये अकेले रहता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो क्या होंगे, यहाँ पे दो क्या होने वाले हैं, डीएनए डबल होने वाला है। क्या होने वाला है, डीएनए डबल। तो डीएनए डबल होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि सिंथेसिस फेज, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम दिमाग में ये हो जाना चाहिए। एस मतलब सिंथेसिस, और सिंथेसिस किसका होगा, डीएनए का होगा, डीएनए का होगा। तो डीएनए का सिंथेसिस यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन इस पेज में देखने के लिए मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे मिलेगा। डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा, बना यहां था लेकिन यहाँ पे अब चूंकि डबल स्टैंड बनाना रहता है ना, तो उस फेज में क्या होता है, जैसे डीएनए क्या रहता है, इस तरह से डीएनए हमारा रहता है। तो इसको जब डुप्लीकेट करना है तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पे एक और स्टैंड, नया स्टैंड बनाना रहता है इस तरह से। तो ये स्टैंड को पॉलीमराइज करके ये वाला स्टैंड जो आगे बनेगा, इसको कौन बनाएगा, तो यही तो बनाता है डीएनए पॉलीमरेज। यही डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको जोड़ते चला जाता है और फाइनली आप क्या देखिएगा कि आगे बढ़ करके इस तरह से ये ऐसे दो भागों में ऐसे डिवाइड हो गया, ये ऐसे डिवाइड हो गया। तो ये दो स्टैंड बन जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद और क्या होता है, तो ये क्रोमेटिन, जैसे ही डीएनए बन गया, हिस्टोन प्रोटीन बन गया, और डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन बन गया, तो क्या होता है, उसके बाद वो आपस में वो क्वाइलिंग हो जाते हैं, लपटा जाते हैं, और उसी लपटाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। तो जब इन लोग सब डबल हो गया तो क्रोमेटिन डबल होगा कि नहीं होगा, अरे यस या नो, क्रोमेटिन डबल होगी नहीं, तो क्रोमेटिन डबल हो गया। अभी इसके बाद जो है ना हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एक टर्म देकर के समझाया है, वो हम लोग समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जितने भी प्रक्रिया हो रहा है, ये जितने भी प्रक्रिया हो रहा है उस सेल के कहां पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। क्योंकि डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन भी हो, हिस्टोन का प्रोटीन का बनना हो, डीएनए वहीं पे डुप्लीकेट कर रहा है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वहीं पे एक्टिवेट होकर बना रहा है। और साथ ही साथ क्रोमेटिन का भी डुप्लीकेट होना कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और चीज का सिंथेसिस होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, और वो क्या होता है स्टूडेंट, सेंट्रियोल का। याद कीजिए, सेंट्रियोल जो आगे चलकर क्या करेगा, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर पाया जाता था, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, अरे पढ़ा चुके हैं। और ये क्या करता है, एक इधर जाएगा और एक क्या करेगा, इधर जाएगा, और फाइनली क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों से स्पेंडल फाइबर बनते हैं, तभी जाकर के सेल डिवीजन देखने के लिए मिलता है। अरे यस या नो। तो यहाँ पे देखिए ये सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो गया, इतना चीज बन गया, डीएनए क्या हो गया, डीएनए डबल हो गया, और साथ ही साथ सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंथेसिस फेज मतलब डीएनए का डबलिंग होना, और दूसरा सेंट्रियोल का भी डबल होना। अरे यस या नो। इसके बाद फिर वो सेल कहां पे चला जाता है, G2 फेज में। तो जो बचा हुआ प्रोटीन है वो यहाँ पे फ्यू प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अब सोचिए, ये सेंट्रियोल था, डुप्लीकेट करेगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। अरे बताया था ना स्पिंडल फाइबर, कि यहाँ पे जैसे ये चला जाएगा तो यहाँ पे जैसे सब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अभी आगे हम दिखाएंगे कि इस तरह से तो यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का ये फॉर्मेशन होगा। एक सेंट्रियोल इधर आ जाएगा इस तरह से, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर है ये। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है इसका फॉर्मेशन का कौन करवाता है, सेंट्रियोल करवाता है। सेंट्रियोल का तो ऑलरेडी डुप्लीकेशन हो गया, लेकिन उसमें जो मटेरियल लगेगा, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट लगेगा, वो कहां पे मिलेगा, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन देता है। कौन देता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो देखो ये भी बन गया, ट्यूबुलिन प्रोटीन भी तैयार है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड भी डुप्लीकेट हो गया। और फाइनली फिर क्या होता है कि जब ये सब चीज कंप्लीट हो जाता है तो इंटरफेस सेल का खत्म, और वो फिर किस में चला जाता है, कैरियोकाइनेसिस में चला जाता है। यानी कि अब उसका ये बोलता है कि न्यूक्लियस को डिवाइड कीजिए, और फिर फाइनली किसका डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस का होता है। अरे मतलब हाँ, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, और इस तरह से सेल क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, और क्लियर है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है। अगर इतनी बातों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, और इससे सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये होता है। तो ये अब समझ में आ गया होगा
कि ये लॉन्गेस्ट फेज होता है और ये बहुत ही शॉर्टेस्ट फेज होता है, और ये मात्र 5%। अगर इसके हिसाब से देखें तो 23 घंटा जो है 23 आवर इंटरफेज होगा और मात्र 1 आवर क्या होगा एम फेज, क्योंकि डिवाइड तो तुरंत हो जाता है क्योंकि अब तैयारी सब कुछ हो चुका है। तो इस तरह से ये हो जाता है। अब बात आता है कि कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमको डिवाइड नहीं करना है, एक बार खाली हमारा बनने दो। एक बार उन लोग बन जाता है, बोलता है कि हमारा डिवाइड मत करने दो और हम चाहते हैं कि हम आराम से रहें, हम आराम से रहें। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे, हम उम्र भर वैसे रह जाएंगे। तो वैसे को क्या बोलते हैं, कुछ सेल जो है यहां से किस फेज में चले जाते हैं स्टूडेंट, जी नोट फेज में। किस फेज में चले जाते हैं, जी नोट फेज में। और वो सेल जो है जरूरत पड़ेगा तो फिर से डिवाइड करते हैं, इसको क्यूसेंट फेज भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल है हार्ट, दिल। हमारा दिल ज्यादा इधर उधर वेरिएशन करना नहीं चाहता है। अरे समझ में आया, दिल अगर ज्यादा वेरिएशन कर गया तो समझ रहे हो ना दिक्कत है। इसलिए बार बार डिवीजन करना दिल नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम स्थिर रहे। लेकिन अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए ना, दिल भोसड़ा गया, समझ में आ रहा है ना, तब उसको रिपेयर की जरूरत है। लेकिन टूटने के बाद नहीं। लोग कहता है कि दिल तो हमारा टूटिए गलवा, वो तो खत्म, कहानी खत्म। समझ में आ रहा है ना, इसलिए ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो वैसे फेज को क्या बोलते हैं, जीनोट फेज या क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जीनोट फेज क्या है भाई, तो जीनोट फेज एक ऐसा फेज है जिसमें सेल क्या, इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और ये क्या करता है कि ये सब काम करेगा लेकिन डिवाइड आपको नहीं करेगा। बोलेगा कि जब तक हमको कोई बड़ा चेंजिंग नहीं लाना होगा तब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोट फेज। ऐसे हम लिखवा दे रहे हैं अभी थोड़ा, चलिए इसको आप लिख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा जीनोट फेज के बारे में भी देख लीजिए कि ये इसको क्विसेंट फेज बोला जाता है। और ये वह फेज है जिसमें सेल जो है ना जीवन फेज को लीव कर गया। बोला कि हम जीवन फेज में गया और उसके बाद ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया, हम इस फेज में नहीं जाऊंगा, हमको यहां से बाहर निकलना है। तो उसमें कुछ सेल ऐसा कर पाते हैं और ये प्रोलिफरेट नहीं करते, अपने आप का मतलब साइज को बढ़ाते नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन भी आया था, तो ये जो है बोला गया कि जीनोट फेज वाला जो है सेल वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ये जो है स्पेशलाइज्ड होते हैं और डिफरेंशिएटेड होते हैं। और ये इसका एग्जांपल बेस्ट है क्या, हार्ट सेल। यानी कि ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और ये अपने हिसाब से डिफरेंशिएट होना पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है सेल साइकिल को पूरा खत्म किए। लेकिन इसमें एक खास बात है, वो मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी के 2-4 लाइन है जो हम पढ़ के बताएंगे, जिसमें वो बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।